हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हिस्ट्री के प्रीमिक्स में आपसे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडर्न और मिडिवल से, प्लस एक क्वेश्चन करंट फेज ऑफ हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के 5 सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से इवेंट्स जो हैं वो लॉर्ड लिटन के टेन्योर एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, नॉट रिलेटेड। सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। दूसरा, द सेकेंड अफगान वॉर। तीसरा, पासिंग ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और डी ऑप्शन है, पासिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड नॉट रियली ऑन द बेसिस ऑफ मेमोराइजेशन। देखेंगे कैसे। इसका आंसर आपको पहले बता दें, आंसर है ऑप्शन डी, पासिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। तो लिटन जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में थोड़ा सा, अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो केओस इंट्रोड्यूस करने के लिए, अग्रेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। डोमेस्टिकली भी उनकी पॉलिसीज ऐसी ही थी, रिप्रेसिव। और अगर हम एक्सटर्नली देखें, फॉरेन पॉलिसी देखें तो अग्रेसिव थी, फॉरवर्ड पॉलिसी थी। तो आप उनको भेजा ही इसीलिए गया था, डिजरायली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको इंडिया भेजा ही था लिटन को इसी वजह से कि अफगानिस्तान के साथ फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाओ। तो उनके आते ही अफगानिस्तान के साथ सेकेंड अफगान वॉर हुआ इंडिया का। देन स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के लिए तो लिटन जाने ही जाते हैं। जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपन ने। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 जो था उसने ये इंट्रोड्यूस किया कि इंडियंस वुड बी इंटाइटल्ड टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स ऑन मेरिट। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होल्ड किया जाएगा लंदन में, ताकि जो हायर सर्विसेज हैं, पोस्ट हैं कंपनी के अंदर, उसके लिए मेरिट के बेसिस के ऊपर रिक्रूटमेंट हो सके, और इंडियंस को भी इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना अलाउ किया जाएगा। यहां तक अब कहानी हमें पता है, राइट। अब ये ऑन पेपर तो हो गया, बट हर वो कोशिश करी गई ताकि इंडियंस को फेयर मौका ना मिले, या बाकियों के जितना मौका ना मिले, बराबर मौका ना मिले। पहली बात तो लंदन पेपर देने कौन जाएगा। दूसरी बात, आप कॉन्स्टेंटली एज रिड्यूस कर रहे हो पेपर में बैठने की। तीसरी बात, आप सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऐसे जो इंडिया में हार्डली किसी को आते हैं। तो हर वो पॉसिबल कोशिश करी गई टू चेक देयर एंट्री इनटू दी सिविल सर्विसेज। लिटन आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि खत्म करो, इंडियंस को हमने कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में रखना ही नहीं है, डिसअलाउ ही कर दो। तो उनका जो ये प्रपोजल था ये रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं नहीं, इतना ब्लैंक रिफ्यूजल नहीं हम कर सकते। आप देखिए ये 1876 टू 1880 की कहानी है लॉर्ड लिटन की। अब 1858 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो सिचुएशन है इंडिया में वो चेंज हो गई है। क्वींस प्रोक्लेमेशन आई है, उनकी तरफ से थोड़ा सा एक जस्टिस की बात हुई है, राइट्स की बात हुई है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इंडियन से कोवेनेंट सिविल सर्विसेज नहीं छीन सकते, ठीक है। तो लिटन ने कहा कि मैं स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज लेके आऊंगा इंडिया के लिए। क्या थी वो? उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ अच्छी सोशल स्टैंडिंग के इंडियंस को सर्विसेज में अपॉइंट कर सकती हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपॉइंट कर सकती हैं कुछ ऐसे इंडियंस ऑफ कोट अनकोट गुड सोशल स्टैंडिंग, ठीक है। बढ़िया बात है। ये जो मेंबर्स हैं स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज के, ये इक्वल स्टेटस एंजॉय करेंगे एज द मेंबर्स ऑफ कोवेनेंट सिविल सर्विसेज, बट इनकी जो स्ट्रेंथ होगी इट विल नॉट एक्सीड 1/6 द टोटल नंबर ऑफ कोवेनेंट सिविल सर्विस सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन दैट ईयर। तो अगर 12 कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो सिर्फ 2 ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये एक तरीके से इंडियंस के लिए टेम्पटेशन था कि कंपीट मत करो कोवेनेंट के लिए, इधर से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट के थ्रू आ जाओ।
अब सबसे बड़ा लूपहोल जो इसमें सरकार एक्सप्लॉइट करती थी, अब आपने कोट अनकोट गुड सोशल स्टैंडिंग के इंडियंस को ये पोजीशन देनी है, एंड दोज इंडियंस वर जनरली दोज हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश। तो ये ज्यादा पिक नहीं हुआ, एंड हेंस इट वाज ड्रॉप्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 8 years। तो 8 साल बाद इसको स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को ड्रॉप कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन थी 1858 की, अभी जिसको मैंने मेंशन किया था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तीन ऑप्शंस हैं आपके सामने, तीन स्टेटमेंट्स हैं रादर। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट्स, टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने ए बी सी डी, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है अगेन काफी इजी क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन थी, उन्होंने कहा कि अब हम इंडियन स्टेट्स को अनेक्स नहीं करेंगे, तो आप चैन की सांस ले सकते हैं, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर रखा गया ताकि रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को की ट्रेड रेगुलेट करने की बात है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल पूरी तरह खत्म कर दिया गया और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 and 2 ओनली। राइट। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन थी, इसने कहा कि फेथ एंड द राइट्स, डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ द नेटिव प्रिंसेस विल बी अपहेल्ड। आपकी स्टेट्स को हम अनेक्स नहीं करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, इट सीज्ड टू एग्जिस्ट, और जो उनकी फोर्सेस थी, दे वर इनकॉर्पोरेटेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। तो जो इंडियन नेटिव्स भी थे, जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का पार्ट थे, वो अब ब्रिटिश आर्मी का पार्ट हो गए। राइट, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भटियाली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर आपको बताते हैं। करेक्ट आंसर है भटियाली का वेस्ट बंगाल। तो क्या है ये? इट इज अ सॉन्ग, was a song sung by the fishermen of ancient Bengal। जब वो एक्टिवली रो नहीं कर रहे होते थे, तो अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए भटियाली गाते थे। निर्मलेंदु चौधरी जो हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस एंशिएंट म्यूजिकल फॉर्म एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। राइट, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर 1872, 1881, 1891, या फिर 1901? तो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये आपको जो फैक्ट है मेमोराइज करना ही पड़ेगा। राइट, डिफिकल्ट फैक्ट नहीं है, काफी कॉमनली पूछा गया सवाल है, काफी कॉमन फैक्ट, कॉमन ट्रिविया है। तो एक्सपेक्टेड आपसे ये है कि आपको ये आता होगा, बट इसका और कोई तरीका नहीं है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1872। इंडिया में सबसे पहला जो नॉन सिंक्रोनसली हेल्ड मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस था, वो 1865 से 1872 के बीच में किया गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो 1872 में कल्मिनेट हुआ, कंपाइल हुआ, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। उसके बाद जो फर्स्ट सिंक्रोनस कंसेंसस हुआ इंडिया में, वो 1881 में हुआ। उसके बाद हर 10 साल के पीरियड में अनइंटरप्टेडली इंडिया में एक सेंसस किया जाता है। राइट, तो ये थी पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस की कहानी। राइट, खत्म करने से पहले आपको बता दें, बैच 3 एनरोलमेंट्स ऑलरेडी शुरू हैं। आप हमें जानते हैं कि हम प्रीलिम्स का मेंस, जो प्रीलिम्स का मेंस का कोर्स होता है जनरल स्टडीज का, वो इंट्रोड्यूस करते हैं हर मंथ डिफरेंट बैचेस में, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए ही। राइट, तो बैच 3 जो है जनरल स्टडीज का, प्रीलिम का, मेंस का, इसकी एनरोलमेंट्स ऑलरेडी ऑन है।
विद इवैल्यूएशन या विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, आप जो चाहें वो कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल में सोशियोलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों ऑप्शनल अवेलेबल हैं। साथ ही साथ एसए कोर्स अवेलेबल है एंड इन कोर्सेज के सेवरल कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं। अब इन द लाइट ऑफ द फैक्ट कि यूपीएससी ने इस साल 2021 का जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चे अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं बिफोर दे अगेन जंप बैक टू प्रीलिम्स ओनली प्रिपरेशन। तो उनके लिए हमने पीसीएम या फिर जो जनरल स्टडीज है उसकी आंसर राइटिंग, सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग एज वेल एज पीएसआईआर की आंसर राइटिंग, तीनों के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। 48 डे के ये कोर्सेज हैं, 31 मई से शुरू एंड मिड जुलाई तक ये कंटिन्यू होंगे, ताकि आप जब मिड जुलाई में अपनी ये आंसर राइटिंग का कोर्स खत्म करें तो आपकी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी हो कि प्रीलिम्स के बाद जब आप क्वालिफाई करने के बाद आंसर राइटिंग रिज्यूम करें तो आप बेसिक्स नहीं सीख रहे हो, आप अपनी रिवीजन कर रहे हो और जो फाइनल पॉलिशिंग करनी होती है आंसर राइटिंग की वो कर रहे हो। then you will surely be very very well prepared for your upcoming means for the year 2021, right? तो आज के प्रीमिक्स में इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके साथ, मिलेंगे आगे आपसे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, प्रीमिक्सेस, 2 मिनट्स एंड प्रीक्यूर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू से पहले ये आखिरी क्वेश्चन आज का रह ही गया है, सॉरी 4 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी। ओके, आखिरी क्वेश्चन आज का, दारा शिकोह ने इनमें से कौन सा टेक्स्ट कंपाइल किया था अंडर द टाइटल सिर्रे अकबर? कौन से एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके कंपाइल किया था रादर अंडर द टाइटल सिर्रे अकबर? ऑप्शन है आपके सामने, ऋग्वेद, पुराणास, उपनिषद या फिर स्मृतिज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उपनिषद, राइट। दारा शिकोह जो कि शाहजहां के बेटे थे, उन्होंने उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया एंड कंपाइल किया अंडर द टाइटल सिर्रे अकबर। 52 उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इन दिस पर्टिकुलर बुक। और दारा शिकोह की ओरिजिनल क्रिएशन जो है उस किताब का नाम है मजमा उल बहरैन। तो ये आज का आखिरी सवाल था दारा शिकोह के बारे में। आज के प्रीमिक्स को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।